दोस्तों जय हिंद। आज जो हम देखने वाले हैं वो खेल शब्दावली, खेल से जुड़े हुए शब्दों के बारे में, खिलाड़ियों की संख्या और खेल से संबंधित प्रश्न जो है वो बार बार पूछ रहा था, है ना। कौन सा शब्द किस खेल से संबंधित है, कौन से खेल में कितने खिलाड़ी हैं, ऐसे प्रश्न रेगुलर पूछ रहा था अभी पिछले 4-5 सेट से। तो हम उसको पूरा करने के लिए ये वीडियो लेकर के आए। वीडियो पसंद आएगा तो हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ठीक है। अगर आप खुद कर रहे हो प्रीवियस ईयर का तो बहुत बढ़िया, नहीं कर रहे हो तो करना शुरू कर दो, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो सीख नहीं पाओगे कि कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। चलो फटाफट देख लेते हैं खेल शब्दावली में। देखो आज का जो है ना वीडियो वो बहुत ज़्यादा कठिन है। क्यों? क्योंकि इसका कोई सिर पैर नहीं है, याद करने के लिए एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। लेकिन याद तो करना पड़ेगा क्योंकि वो सीधे सीधे आपको 2 मार्क्स दे के जाएगा, समझ रहे हो। तो ये आसान काम नहीं है 2 मार्क्स लेना आज के डेट में, बहुत ज़्यादा ये कठिन हो गया है क्योंकि कट ऑफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है ना। तो दूसरा कोई चॉइस नहीं है। अगर आपके पास कोई चॉइस है, शॉर्टकट है, तो मुझे भी ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मुझे भी बहुत तलाश है ऐसे शॉर्टकट का, ठीक है। फटाफट हम आगे बढ़ते हैं और ये शुरू करते हैं क्रिकेट से। चाइना मैन, बैट्समैन, एलबीडब्ल्यू, एलबीडब्ल्यू से संबंधित प्रश्न पूछा था, है ना। थ्रो, मैडन, वाइड, थर्ड मैन, शॉट, शॉर्ट पिच, हुक, डेड बॉल। ये सारे जो वर्ड है वो किससे संबंधित है? शब्द जो संबंधित है क्रिकेट से, ऐसे शब्द पूछता है, ठीक है। याद रखना। ये आपको याद रखने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप इसको बार बार रिवीजन करें एक समय के बाद, हफ्ते 10 दिन में ऐसे करके, ठीक है। दोस्तों के साथ डिस्कशन करके, जैसे आप अभी देख लिए तो एक बार आपके पास कोई बुक होना चाहिए या नोट्स। नोट्स तो ये सब मिलेगा नहीं, बुक में रहेगा, है ना। तो ये विविध में जाकर के खेल से संबंधित प्रश्न जरूर एक बार पढ़ लेना है ताकि एक बार दिमाग में आ जाए। हॉकी से संबंधित स्टिक, पेनाल्टी, स्ट्रोक, है ना, स्कूप, साइड लाइन, ट्राई ब्रेकर, पेनाल्टी, अंडर कटिंग, वुली, रोल ऑन। ये शब्द एक दूसरे से बिल्कुल जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन याद रखना पड़ेगा, दूसरा कोई चॉइस नहीं है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। वॉलीबॉल से संबंधित, वॉलीबॉल से संबंधित कौन कौन से शब्द हैं? तो ब्लॉकिंग, रोटेशन, नेट फॉल्ट, वॉली पास, फोर आर्म पास, सर्विस, हुक, सर्व, एरियल और डिग पास। ये बहुत कठिन है ना याद करना। लेकिन थोड़ा सा कम से कम अगर किसी किसी खेल का भी 3-3 4-4 भी याद कर लेते हो ना तो उसको छांटने में आसान हो सकता है, ठीक है। इसलिए पढ़ना है, इसको नज़रअंदाज नहीं करना है क्योंकि अभी आपके पास पर्याप्त समय है, ठीक है। दिसंबर में एग्जाम है, अभी आपके पास पर्याप्त समय है, तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ अभी पढ़ना है, कवर करना है, बाद में उसको रिवीजन करना पड़ेगा बस। वॉलीबॉल, ब्लॉकिंग, रोटेशन, नेट फॉल्ट, वॉली पास, फोर आर्म पास, सर्विस, हुक, सर्व, एरियल और डिग पास, ठीक है। वॉलीबॉल से संबंधित। अभी नेक्स्ट है फुटबॉल से संबंधित। फुटबॉल में क्या है? फुल बैक, हाफ बैक, स्ट्राइकर, सेंटर, पेनल्टी, किक, फ्री किक, ट्राई ब्रेकर, हैट ट्रिक और स्वीपर और थ्रो इन। बहुत कठिन है मैं समझता हूँ, ठीक है। लेकिन हमारे समय में ये सब प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछता था, अभी तो थोड़ा फिर भी कम हो गया है। पूछता है तो अगर पूछेगा तो 2 मार्क्स चले जाएंगे अगर आपको नहीं आएगा तो, ठीक है। तो फुटबॉल से संबंधित कौन कौन सा है? फुल बैक, हाफ बैक, 2 हो गए, स्ट्राइकर हो गया, सेंटर हो गया, पेनाल्टी किक, फ्री किक, ट्राई ब्रेकर, हैट ट्रिक, स्वीपर और थ्रो इन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टेबल टेनिस से संबंधित है। टेबल टेनिस से संबंधित देखो शब्द कौन कौन से हैं? सर्विस, है ना, पेन होल्डर ग्रिप, ये सब कभी कभी पूछता है, ठीक है। कभी कभी नहीं, हो सकता है कि आपके आपके ही पेपर में पूछ ले, है ना। सर्विस, पेन होल्डर ग्रिप। कई बार ऐसा होता है कि एनालिसिस देखना होता है। एनालिसिस में क्या होगा, जब आप देखेंगे कि नहीं आज वाले शिफ्ट में पूछा था तो अगले कम से कम 4-5 दिन शिफ्ट में पूछेगा, फिर 2-4 दिन बाद रिपीट होगा, ऐसे करके होता है, ठीक है। तो ये पहले से पढ़ा रहेगा तो उस वक्त उसको रिवीजन सिर्फ करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है। सर्विस, पेन होल्डर ग्रिप, बैक स्पिन, सेंटर लाइन, स्विंग, स्विंग भी इसी का है,
सेंटर लाइन, है ना, पुश स्ट्रोक, रैली, लेट, रिवर्स, टॉप स्पिन, ये सारे किसके हैं? तो टेबल टेनिस के। ठीक है, एक बार दोबारा बोल देता हूं। टॉप स्पिन रिवर्स में बोलते हैं, लेट, रैली, पुश स्ट्रोक, स्विंग, सेंटर लाइन, बैक स्पिन, पेन होल्डर ग्रिप और सर्विस किससे संबंधित है? तो टेबल टेनिस से। लगभग 8-10 खेल हैं इसमें, थोड़ा सा सिर्फ सुनना है, एक बार रिवीजन करना है। अगर आप दोस्तों के साथ इसको कर रहे हो तो बहुत बढ़िया, इससे बढ़िया बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, बास्केटबॉल। बास्केटबॉल में क्या है? रिंग गार्ड, पॉइंट, डेड बॉल, डेड बॉल क्रिकेट में भी था, है ना, फिर है लीड पास, गोल, सेंटर लाइन, सेंटर लाइन टेबल टेनिस में भी था। तो जो शब्द सेम सेम रहेंगे ना, ज्यादातर चांसेस है कि उसका नहीं पूछेगा। ठीक है, बैकबोर्ड, है ना, पिनॉट, की होल, टिप ऑफ, ये सारे शब्द किससे संबंधित है? तो बास्केटबॉल से। याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं तो बहुत मुश्किल है, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। बैडमिंटन, बैडमिंटन किससे संबंधित है? कोर्ट से। लॉन्ग सर्विस, नेट फॉल्ट, डबल फॉल्ट, नेट फॉल्ट और डबल फॉल्ट किससे संबंधित है? तो बैडमिंटन से। सर्विस ब्रेक, मैच पॉइंट, क्रॉस, शॉर्ट ड्यूस, एडवांस, ड्रॉप, ड्राइव, लॉब, स्मैश। ये जब हम पढ़ते थे ना, ये सब प्रश्न बहुत पूछता था, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत कठिन होता था। और कभी एग्जाम ना हो तो और ज़्यादा कठिन हो जाता था। क्यों? क्योंकि भाई जो पढ़े हैं उसी को दोबारा पढ़ना कोई छोटा काम है क्या? मुश्किल, बहुत मुश्किल काम है, एक ही चीज़ को बार बार पढ़ते रहना। बैडमिंटन इससे क्या संबंधित है? कोर्ट, लॉन्ग सर्विस, नेट फॉल्ट, डबल फॉल्ट, सर्विस ब्रेक, मैच पॉइंट, क्रॉस, शॉर्ट ड्यूस, एडवांस, ड्रॉप, ड्राइव, लॉब, स्मैश। देखो एक बार वीडियो को जब देख लोगे ना तो इसको प्रवचन की तरह भूलना नहीं है, जा करके बुक में या दोबारा से, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे हम डाल देंगे। ठीक है, आप जुड़ जाइएगा, उसमें भी डाल देंगे, एक बार उसको पढ़ लेना। ठीक है, पीडीएफ में एक बार देखने के बाद थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं दिमाग में लटक जाएगा। उसके बाद कभी एक हफ्ते बाद रिवीजन जब करोगे दोबारा से तो वो दिमाग में आएगा। ठीक है, एक बार में आ जाएगा, ऐसा कोई ये नहीं है, कंफर्म है ना। लॉन टेनिस, लॉन टेनिस से संबंधित है बैक हैंड ड्राइव, वाली, हाफ वाली, लेट, फॉल्ट, स्मैश। स्मैश देखो इसमें भी है ना, याद रखना। ग्रैंड स्लैम लॉन टेनिस से ही है। ट्राई ब्रेकर, ये सारे शब्द किससे संबंधित है? लॉन टेनिस से। ठीक है, और अभी वर्तमान में यूएस ओपन जो है वो हो रहा है ना, जैसे फ्रेंच ओपन है बैडमिंटन का। गोल्फ से संबंधित तो बोगी, फोरसम, पुट हॉल, है ना, निवालिक, कैडी, लिम्स, आयरन, कोर्स, लाई, पोस्ट, दी ग्रीन। ये पढ़ने के बाद आपको देखना पड़ेगा पीडीएफ को थोड़ा सा 2-3 बार, तब जाके होगा। ठीक है, तो गोल्फ से संबंधित किसमें? बोगी, फोरसम, पुट हॉल, निवालिक, कैडी, लिम्स, आयरन, कोर्स, लाई, पोस्ट, दी ग्रीन, ये सारे किससे संबंधित हैं? ये संबंधित है गोल्फ से। नेक्स्ट है बेसबॉल। बेसबॉल किससे संबंधित है? तो होम से। डायमंड, ठीक है, बेसबॉल किससे? होम है ना, डायमंड है, पिचर है, होम रन है। होम है तो होम रन भी है। ठीक है, उसके बाद डायमंड है तो डायमंड का फीचर भी है ना, फायदा है ना उसका, लाभ क्या क्या है उसमें, बेनिफिट है। तो डायमंड का बेनिफिट है, इसलिए पिचर फीचर याद रखना। बेसबॉल, बेसमैन, आइट, स्ट्राइक, एंट रबर, ये सारे किससे संबंधित है? तो बेसबॉल से। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट। राइफल शूटिंग, राइफल शूटिंग में टारगेट, बुलसाई, मजल फलग, स्कीट शूटिंग, ट्रेंच शूटिंग। ठीक है,
और भी बहुत है लेकिन इतना याद रखो पहले। टारगेट, टारगेट तो रहता ही है। बुल्स आई सुने भी होगे। मजल फलक, स्किट शूटिंग और ट्रेन शूटिंग, ये किससे संबंधित है? तो राइफल शूटिंग से संबंधित है। मुक्केबाजी है ना, मुक्केबाजी, पंच है ना, अपर कट, राउंड, जैब, हुक, ये सब सुने होगे थोड़ा। नॉकडाउन, नॉकआउट है ना, ये सब सुने होगे। हिटिंग विलो, रिंग, बेल्ट, ब्लो और बाउंस, ये सारे शब्द जो हैं मुक्केबाजी से संबंधित हैं। अभी फटाफट देख लेते हैं। जैसे देखो, जब भी हम पढ़ रहे होते हैं तो उसको करंट से जोड़ना जरूरी है। अगर करंट से नहीं जोड़ोगे तो प्रीवियस ईयर कहीं ना कहीं वो अधूरा रह जाएगा। ठीक है, तो प्रधानमंत्री मोदी कहाँ गए हैं? जलगांव महाराष्ट्र और गए हैं जोधपुर, ठीक है, राजस्थान। ठीक है, इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा नीचे पढ़ लेते हैं कहाँ गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के जलगांव और राजस्थान के जोधपुर का दौरा करेंगे। सुबह नरेंद्र मोदी लखपति दीदियों से बात करेंगे, 11 लाख लखपति दीदी से, ठीक है, और उनको प्रमाण पत्र भी देंगे। इसके अलावा हम अभी पढ़ेंगे आगे। ठीक है, शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के जोधपुर पहुंचेंगे। वे राजस्थान उच्च न्यायालय के प्लेटिनम जुबली समारोह का समापन समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। ठीक है, इसके अलावा उच्च न्यायालय संग्रहालय का उद्घाटन भी करेंगे। ठीक है, दो चीज समझ लेना, प्लेटिनम जुबली में वो क्या है, मुख्य अतिथि हैं, और उसका संग्रहालय म्यूजियम का भी ये करेंगे, उद्घाटन करेंगे। ठीक है, वर्चुअल। ठीक है, इसके अलावा त्वरित, त्वरित मतलब तुरंत वाला, त्वरित कार्यक्रम का भी उद्घाटन करेंगे। कौन? तो प्रधानमंत्री मोदी। किसके लिए? तो उच्च न्यायालय के लिए, राजस्थान। ठीक है, याद रखना। फिलहाल अभी हम पढ़ते हैं राजस्थान के महाराष्ट्र के बारे में थोड़ा सा। महाराष्ट्र जो है वो पहला राज्य संभवतः हो गया है जो यूपीएस है ना, यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया अपने राज्य में 1 मार्च 2024 से ही घोषित किया है अभी। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा क्या हुआ है। तो यहाँ जलगांव में लखपति दीदी लखपति दीदियों को प्रमाण पत्र वितरित करने के अलावा प्रधानमंत्री उन लखपति दीदियों से भी बातचीत करेंगे जो प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए से अधिक कमा रही हैं। इन लखपति दीदियों की जिनकी संख्या अब देश में करीब 1 करोड़ से अधिक है, न केवल अपने परिवारों को गरीबी से बाहर निकाला है बल्कि बाकी समाज के लिए भी वो एक आदर्श बन गई हैं। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री, ठीक है, 2500 करोड़ रुपए देंगे। किसको? तो परिक्रामी कोष को। ठीक है, परिक्रामी कोष को देंगे 2,500 करोड़ रुपए। ठीक है, जिससे 4 लाख। उसके अलावा एक और चीज क्या करेंगे, प्रधानमंत्री 5,000 करोड़ रुपया बैंक ऋण भी जारी करेंगे, जिससे 2,35,000 से अधिक स्वयं सहायता समूहों को के 25,08,000 सदस्यों को लाभ होगा। सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है कि ये परिक्रामी कोष जो है वो कहाँ पे दिए हैं, तो महाराष्ट्र में। ठीक है, लखपति दीदियों से कितने, तो 11 लाख लखपति दीदियों को प्रमाण पत्र जारी किए हैं और उनसे बातचीत भी करेंगे। ठीक है, दूसरा चीज़ क्या है, तो राजस्थान में आपको बताया ये उच्च न्यायालय संग्रहालय की उद्घाटन कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, वर्चुअल है ना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। और दूसरा त्वरित कार्यक्रम। ठीक है, त्वरित कार्यक्रम कहाँ पे लॉन्च किए हैं, तो जोधपुर, त्वरित। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है, सरकारी कर्मचारियों ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा एकीकृत पेंशन, जो ये आया है ना एकीकृत यूनिफाइड पेंशन योजना स्कीम, मंजूरी दिए जाने के फैसले का स्वागत किया, जिससे उन्हें सुनिश्चित पेंशन मिलेगी। ठीक है, इसके बारे में एक वीडियो जरूर हम लेकर के आएंगे। पहले जितना देता था अभी क्या देगा, है ना, जैसे 10% हमारा कटता था एनपीएस में, अभी भी कटेगा, लेकिन अब जो है गवर्नमेंट जो है पहले देती थी 14%, अभी देगी 18.5%। ठीक है, और उसमें पेंशन जो है बहुत कम हो जाता था कई बार अगर पहले कोई छोड़ के जाए तो, लेकिन अब जो है वो पेंशन मिनिमम 10,000 तो रहेगा। ठीक है, सरकारी कर्मचारियों के संगठनों के संयुक्त मंच, ठीक है, संयुक्त सलाहकार तंत्र के सचिव, ये याद रखिएगा कौन है, तो शिव गोपाल मिश्रा। ठीक है, उन्होंने प्रधानमंत्री के ने बैठक के लिए आमंत्रित किया था, तो ये है कौन, तो ये देख लो
कौन है भाई? सरकारी कर्मचारियों के संगठनों के संयुक्त मंच के संयुक्त सलाहकार। बहुत सारे सरकारी संगठन है, जैसे रेलवे का अलग है ना, रेलवे में ही मजदूर यूनियन अलग है, इम्प्लॉय संघ अलग है। तो जितने भी यूनियन है ये, ठीक है, वो जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट के, अलग अलग सेक्शन के, हर जगह के, वो उनके संयुक्त जो सलाहकार हैं तंत्र के, वो कौन है? तो सचिव शिव गोपाल मिश्रा, ठीक है, याद रखना। इनके साथ मोदी जी का बैठक हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये कैबिनेट मंत्रालय यूपीएस को जब दिया तो एक और चीज यहाँ पर दिए, ठीक है, क्या दिए? तो श्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने उच्च प्रदर्शन वाले जैव विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार नीति के लिए बायो बायोटेक्नोलॉजी को भी मंजूरी दी है। यह है क्या? इसका उद्देश्य क्या है? तो ये कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए और पर्यावरण को बेहतर करने वाली जीवन शैली को बढ़ावा देगी, ठीक है, याद रखिएगा। और क्या करेगा? तो अर्थव्यवस्था को, पर्यावरण को और रोजगार की बढ़ावा देगा, ठीक है। अर्थव्यवस्था को भी बढ़ाएगा, रोजगार भी बढ़ाएगा, लेकिन पर्यावरण को मतलब सुरक्षित करने लग के लिए बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करेगा, ठीक है। जीरो कार्बन उत्सर्जन के लिए है, फिर पर्यावरण तो बेहतर हो, लेकिन आपकी हमारी जो जीवन शैली है वो भी बेहतर हो पर्यावरण की दृष्टि से, ठीक है। ऐसी शुरुआत करेंगे। तो इसको मंजूरी दिया है। क्या चीज़ है मंजूरी जिसको दिया है? तो वो है बायोटेक्नोलॉजी के, अभी वर्तमान में कैबिनेट मिनिस्ट्री दिया है, ठीक है। ब्राजील के विदेश मंत्री अभी मोरो वियरा आज जो है वो 4 दिवसीय भारत यात्रा पे आए हैं, ठीक है। ये क्या है? तो भारत और ब्राजील की 9वीं संयुक्त आयोग की बैठक चल रही है, ठीक है। विदेश मंत्री है, अपने विदेश मंत्री कौन होंगे? तो एस जयशंकर प्रसाद, है ना। ये G20 अध्यक्षता जो हम 2023 में किए थे ना दिल्ली में, अभी जो है इसकी अध्यक्षता किसके पास है? तो ब्राजील के पास है, ब्राजील के पास है। इसलिए मंत्री इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि कैसे दोनों देश ट्रोइका के रूप में पिछले साल भारतीय अध्यक्षता से G20 के प्रमुख परिणामों को आगे बढ़ा सकते हैं। जो G20 हुआ था सम्मेलन 2023 में दिल्ली में, उसमें जो समझौते हैं, उसका परिणाम है, वो हम कैसे आगे ले सकते हैं, उसके ऊपर चर्चा होगा। और G20 का अभी वर्तमान में शिखर सम्मेलन होने वाला है 2024 में, कहाँ पे? तो ब्राजील में। इसके हम समर्थन कर रहे हैं। इसके साथ साथ ट्रोइका के रूप में, तो ट्रोइका मतलब 3 जो देश है ना, वो I4 याद रखिएगा, I4 इटली, है ना, इडली वाला नहीं, इटली, इंडोनेशिया, है ना, इंडोनेशिया, और अपना देश इंडिया नहीं, भारत, है ना, भारत, ठीक। I4 भारत और ब्राजील का ये कितनावां सम्मेलन है? तो 9वां, ठीक, याद रखिएगा। ये पूछा जा सकता है कहाँ पे हुए? तो नई दिल्ली में। भारत सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज सम्मेलन का दूसरा दौर कल सिंगापुर में आयोजित किया जाएगा। ये मंत्रिस्तरीय है, लेकिन इसमें 4 मंत्री जाएंगे, 1-2 मंत्री नहीं। 2+2 हुआ था ना भारत में जापान का, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री, वैसा नहीं। यहाँ पे कौन है? तो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमन, उसी तरह वहाँ के भी वित्त मंत्री होंगे। विदेश मंत्री है डॉक्टर एस जयशंकर, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल, और रेलवे IT मिनिस्ट्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव, ठीक है। इनका गोलमेज सम्मेलन कहाँ पे चल रहा है? तो सिंगापुर में, ठीक है, याद रखिएगा। नासा के 2 अंतरिक्ष यात्री, आपको पता होगा बहुत चर्चे में है ये, है ना, क्योंकि वहां पे कुछ गड़बड़ी हो गई है, इसके वजह से वो वहीं पर रुक गए हैं। नासा के 2 अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बैरी विलमोर स्पेस एक्स के साथ फरवरी 2025 में पृथ्वी पर लौटेंगे। अभी नहीं लौट सकते, ये सिर्फ 8 दिन के लिए गए थे, लेकिन कुछ गड़बड़ी होने की वजह से वो वहीं पे रुक जाएंगे अभी, ठीक है। अब ये वापस 2025 में लौटेंगे। सोचो, 8 दिन के लिए गए थे और अभी 2025 कहाँ है, फरवरी कहाँ है। वे मूल रूप से 8 दिवसीय मिशन पर थे, लेकिन अब अपने बोइंग स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान में समस्याओं के कारण लगभग 8 महीने कक्षा में बिताएंगे। पहले 8 दिन के लिए गए थे, अब 8 महीने रुकेंगे। नासा ने घोषणा की है कि स्टारलाइनर चालक दल के बिना पृथ्वी पर वापस आएगा। अंतरिक्ष यान को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा के दौरान हीलियम लीक और खराब थ्रस्टर्स
सहित समस्याओं का सामना करना पड़ा। बोइंग और स्पेस एक्स को वाणिज्यिक अंतरिक्ष उड़ानों के लिए नासा द्वारा अरबों डॉलर के अनुबंध। एक्चुअली क्या है, अब इसको जो लेके आएगा वो कौन लेके आएगा? स्पेस एक्स, ठीक है, स्पेस एक्स। और स्पेस एक्स के जो प्रमुख हैं उनका क्या नाम है? तो इसका नाम आपको पता होगा, एलन मस्क। सुने होंगे, चर्चे में बने रहते हैं कभी कभी, एलन मस्क, ठीक है। इसके अलावा नासा के प्रमुख कौन है? एन फॉर नासा। इनके प्रमुख कौन है? तो इनके प्रमुख हैं जिम ब्राइडेन स्टाइन, ठीक है, जिम ब्राइडेन स्टाइन, ठीक है, ये इनका नाम है, ठीक, याद रखना। ये एक चीज़ है, बहुत ज़्यादा बड़ा न्यूज़ नहीं है लेकिन व्यक्ति बड़ा है, इसलिए याद रखिएगा। प्रख्यात स्रोत वादक उस्ताद अमजद अली खान, इस पर एक वीडियो पहले ही बना हुआ है कि कौन सा वादक यंत्र जो है वो कौन सा व्यक्ति बजाता है या संबंधित है, ठीक है। तो फिलहाल सरोद वादक का एक नाम आया है, तो याद रखिएगा, ये पूछता है ऐसे प्रश्न, ठीक है। अमजद अली खान ने कल नई दिल्ली में आकाशवाणी परिसर स्थित रंग भवन में आज़ादी संगीत सम्मेलन के तहत आयोजित एक कार्यक्रम में प्रस्तुति दी। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पूछेगा, ये इंपॉर्टेंट ये है कि सरोद वादक कौन है? ये उस्ताद अमजद अली खान जो है वो किस वादक से, वाद्य यंत्र से संबंधित है, ऐसे प्रश्न पूछता है, ठीक है। तो आया था तो हम थोड़ा बात कर लिए। इससे रिलेटेड वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा, नहीं तो आप कहीं भी देखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपका फायदा होना चाहिए, ठीक है। भारत के शीर्ष जूनियर बैडमिंटन खिलाड़ी तन्वी पैट्री ने कल चीन के चेंगदू में एशिया अंडर 17 अंडर 15, ये दोनों क्या है, चल रहा है कहाँ पे? चीन के चेंगदू में। कौन सा? तो अंडर 17 और अंडर 15 का बैडमिंटन जूनियर, ठीक है, चल रहा है कहाँ पे? चीन के चेंगदू में। ये पूछा जा सकता है। चैंपियन में अंडर 15 लड़कियों के एकल फाइनल में प्रवेश किया, कौन? तो ये तन्वी पैट्री अंडर 15 खेलती है बैडमिंटन की, ठीक है, ये शीर्ष वरीयता प्राप्त है भारत की। लड़कियों की अंडर 15 श्रेणी में शीर्ष वरीयता प्राप्त पैट्री ने थाईलैंड की छठी वरीयता प्राप्त कुंग काओ काकनिक को 21-19 के स्कोर से हराया। अब उनका सामना जो है वियतनाम की दूसरी वरीयता प्राप्त गुएन से होगा, ठीक है। ये फाइनल खेलेंगी किसके साथ? तो गुएन के साथ। ये कहाँ की हैं? तो ये वियतनाम की हैं। और खेलेगा कौन? तो अपने देश भारत से तन्वी पैट्री अंडर 15 का, ठीक है। अंडर 17 में ये बालक हैं एकल वर्ग में, कौन? ज्ञान दत्तू, ज्ञानी बाबा हैं, ठीक है। इंडोनेशिया के रादित्य बायू, रादित्य है ना, ऐसा लगता है इसे भारत का ही है रादित्य, लेकिन ये इंडोनेशिया के हैं, ठीक है। तो वो हार गए हैं उनसे, अब वो एक कांस्य पदक ब्रॉन्ज लेकर के आएंगे वापस, ठीक है। कौन? तो ज्ञान दत्तू, भारत के अंडर 17 में। अंडर 15 और 17 कहाँ पे हो रहा है बैडमिंटन? तो चीन के चेंगदू में। गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, है ना, एक बड़ी बात है यहाँ पे, क्या किए हैं? तो प्लास्टिक प्रदूषण पर अंकुश लगाने और प्लास्टिक मुक्त राज्य बनने के लिए एक अभिनव अभियान शुरू किया है। वो क्या है? तो गुजरात में जहाँ जहाँ बड़े मंदिर है ना, वहाँ पे एक एटीएम लगा रहेगा, प्लास्टिक का थैला बैन रहेगा एक तरह से, और वहाँ पे एटीएम में 5 रुपया डालो या यूपीआई से या सिक्का डालो और आपको मिलेगा एक थैला मिलेगा, ठीक है, कपड़े का थैला, ठीक है। तो अच्छा है, चलो कोई नहीं। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज कहा कि एमएसएमई बड़े उद्योगों को महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखलाएं प्रदान करके तथा लाखों लोगों को रोजगार प्रदान करके राष्ट्र निर्माण में योगदान देते हैं, ठीक है। क्या क्या करता है? तो रोजगार दिलाता है और बड़े उद्योग है उसको रॉ मटेरियल दिलाता है, ठीक है। नई दिल्ली में 10वें भारत अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई स्टार्टअप एक्सपो और शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा, देखो 10वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई स्टार्ट एक्सपो एवं शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? तो वो हुआ है नई दिल्ली में, ठीक है। संबोधित कौन किए? तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, ठीक है, याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है, क्या घोषणा किए हैं? तो घोषणा किए हैं कि माओवादियों के खिलाफ और नक्सली जो है ना उनके साथ, जो छत्तीसगढ़ झारखंड ये सब में है ना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, है ना, मध्य प्रदेश भी है,
तो लड़ाई अब जो है अपने अंतिम चरण में पहुंच रही है, ये बात सत्य है। पहले जितना था ना जिला नक्सल प्रभावित, वो पिछले 4-5 साल में, 10 साल में बहुत कम हो गए, ठीक है। लेकिन कुछ नए जिले भी आए हैं जहां से मार के भगाया गया, तो दूसरे जिले में वो नक्सल प्रभावित होते जा रहे हैं, कुछ जिले ऐसे भी हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ निर्णायक और बिना किसी समझौते के अभियान शुरू करने का समय आ गया है। अब कोई समझौता नहीं होगा, सीधे आत्मसमर्पण करो भैया, ऐसा, ठीक है। छत्तीसगढ़ दौरे के दौरान मीडिया से बात करते हुए श्री अमित शाह ने आश्वासन दिया कि 2026 तक नक्सल समस्या से पूरी तरह देश जो है वो मुक्त हो जाएगा अपना, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात है अपने लिए, अगर ऐसा होता है तो अच्छा रहेगा, है ना। गृह मंत्री ने यह भी घोषणा की कि छत्तीसगढ़ सरकार जल्द ही माओवादियों के लिए आत्मसमर्पण के लिए एक नई नीति पेश करेगी, ठीक है। अगर वो पेश करते हैं तो समर्पण करते हैं तो ठीक, नहीं करते हैं तो भी तो खत्म होना ही है 2026 तक, ठीक है। तो उन्होंने वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था स्थापित करने और उन क्षेत्रों में विकास को गति देने के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की, ठीक है। और एक और चीज़ यहाँ पे, एक और चीज़ क्या किए हैं, तो नवा रायपुर, ठीक है, नवा रायपुर जगह जो है, नवा रायपुर, वहाँ पे एक एनसीबी का नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का एक क्षेत्रीय, ठीक है, एक क्षेत्रीय, अरे एक क्षेत्रीय इकाई गठन कर रहे हैं। कौन? एनसीबी गठन कर रहा है, और इसको उद्घाटन कौन किए हैं, तो गृह मंत्री अमित शाह, ठीक है, गृह मंत्री अमित शाह। ये वर्चुअल माध्यम से कर रहे हैं, ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। तो ये पूछा जा सकता है कि एनसीबी जो है वर्तमान में एक नया क्षेत्रीय इकाई खोला है, कहाँ पे अपना ये मतलब संस्थान स्थापित किया है, तो एनसीबी एक नया क्षेत्रीय इकाई जो है स्थापित कहाँ किया है, तो नवा रायपुर छत्तीसगढ़ में, ठीक है। और इसको उद्घाटन कौन किए, तो प्रधानमंत्री नहीं, गृह मंत्री अमित शाह, ठीक। चलो अभी इतना ही, मिलते हैं फिर। अगर वीडियो पसंद आएगा तो हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। शेयर करोगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा, हम लंबे समय तक आपके साथ काम कर सकते हैं। चलो अभी इतना ही, मिलते हैं फिर। जय हिंद।